बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी है। कहानी का नाम है आइडियल और उसे तहरीर किया है हिना बुशरा ने। तो आइए शुरू करते हैं। लारेब, पराठा जल्दी लाओ ना चंदा। ये दादी जान की 5वीं पुकार थी जो लारेब के नाम की पड़ी थी, जिसे सुनकर उसके तन बदन में आग, दिमाग भट्टी, दिल अंगारा और कान धुआं खारिज करने वाली चिमनियाँ बन गया था। दिल तो चाह रहा था कि बेलन पकड़े और पूरी ताकत के साथ 2-3 ज़रबें उस लाडे के दिमाग के ऊपर लगाए, जिसकी खातिर दादी बार बार उसे पुकार रही थी। और हर पुकार में बेताबी और बेचैनी पहले से ज़्यादा हुआ करती थी, जिसको महसूस करके लारेब जलकर कोयला हो जाती थी। दादी का बस नहीं चल रहा था कि किचन में ही आ जाएं और ख़ुद अपने हाथों से लाडे के लिए पराठे बनाएं। बस अभी तक जो रुकी हुई थी तो सिर्फ जोड़ों के दर्द की वजह से, जिसने उन्हें बुरी तरह से लागर और कमज़ोर कर दिया था। वरना लारेब ने ये मंज़र अपनी आंखों से कई बार देखा था कि उनका लाडला पोता जब भी आता, दादी अपने हाथों से उसके लिए पराठे बनाती, वो भी घर के निकले हुए देसी घी में। अपने हाथों से उसके मुंह में लुक़मे देती कि जैसे चीता हाथों से माजूर है या फिर किसी डॉक्टर या हकीम ने सख्ती से मना किया है कि ये खुद अपने हाथ से ना खाए वरना बीमार पड़ जाएगा। चंदा जल्दी लाओ। अगले सेकंड दादी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लारेब का दिल जले तवे की तरह गुस्से से काला हो गया। उस वक्त उसे दादी का ये लाडो दुलार भी सख्त नागवार लग रहा था। दिल तो चाह रहा था कि साफ कह दे, दादी आवाज़ देनी है तो दें, मगर मेहरबानी करके ये लफ्ज़ चंदा इस्तेमाल ना करें। सख्त जहर लग रहा है ये सोच कर कि किसके लिए और किस लिए कहा जा रहा है, और गुस्सा आता है, मगर ज़ब्त करना और ज़ुबान रोके रखना उसकी मजबूरी थी। वो दादी का अकलौता पोता था जो दादी के बगौल बड़ी मनतो मुरादों के बाद पैदा हुआ था। सो वो दिल में ही खुल्लम खुल्ला जहर निकाल कर दिल हल्का कर रही थी, वरना लाडले के सामने कुछ फजूल बोलकर अपने नंबर कम नहीं करना चाहती थी। आ रही हूँ दादी, आवाज़ में हद दर्जा बेजारियत थी। इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ जो मिनटों में पराठे तैयार कर दे, वो भी लच्छेदार। धीमी आवाज़ में दिल की खोलन बाहर निकाली। एक लंबा सांस खींच कर बाहर निकाला। कानों की चिमनियों से कुछ गुस्से भरा धुआं खारिज किया और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। तो ये है दादी, आजकल की लड़कियां तो बड़ी सुस्त और काहिल हैं। अपनी तरफ से तो उसने बात सरगोशी में की थी, मगर वो कहते हैं ना कि अपने मुतल्लिक बात तो बहरा भी सुन लेता है, और लारेब तो बहरी भी नहीं थी। दोनों कान सलामत थे और कुव्वत समाअत भी बहुत कवी थी। बल्कि दादी तो उसे चूहे के कानों वाली कहकर छेड़ती थी। सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ भी लारेब के कानों तक पहुंच जाया करती थी। ये तो फिर उसकी बड़ाई की जा रही थी, और वो भी दिन दहाड़े। वो कैसे ना सुनती, बस बर्दाश्त करके रह गई, वरना दिल में तो बहुत से ख़तरनाक इंतकामी किस्म के मंसूबों ने सर उठाया था। मगर कुछ सोचकर ये इंतकामी कार्रवाई किसी और वक्त के लिए संभाल कर दिल की डिबिया में महफूज कर ली थी। लारेब, इतनी देर कर दी पराठों में, क्या कर रही थी बेटा? दादी की बेताबियों का ये आलम था कि सूरत से ट्रे उसके हाथों से पकड़ी और गर्मा गर्म पराठा प्लेट में रखकर हसन के सामने रखा। साथ ही 2 अंडों का आमलेट और रात का सालन चिकन कौरमा भी था। लारेब ये मज़ाहरे देखकर सुलग कर रह गई। हसन ने ऐसी मासूम शक्ल बना रखी थी जैसी बेचारा 1 हफ्ते से भूखा हो, जबकि हालात तो ये थे कि रात को भी खूब डटकर खाना खाया था। 3 अदद रोटियों के साथ शलजम गोश्त, रायता, सलाद और साथ में फिरनी भी। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया था, रात को भी ना जाने क्या चरने का सिलसिला शुरू रहा था, जिसका सबूत उसके कमरे से मिलने वाले चिप्स, चॉकलेट और बिस्किट के रैपर्स थे। लारेब, क्या कर रही थी इतनी देर से? पता भी है ज़्यादा देर भूखा रहूं तो मेरा बीपी लो होने लगता है। दादी का लाड प्यार का कम था कि लाडले को खुद भी अपने ऊपर रहम आ रहा था। सो रही थी किचन में, कमर पर हाथ रखते हुए वो कदरे तीखे अंदाज में बोली। सो रही थी? हसन ने एक हैरत से भरपूर निगाह लारेब पर डाली और साथ ही एक बड़ा सा लुक़मा मुंह खोलकर अंदर धकेला।
हसन की आंखों में हैरत के साथ अफसोस के रंग भी नजर आए थे, जिस पर लारेब हैरान रह गई। कहा था ना दादी मैंने कि सो रही होगी। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा था मेरा। एक और बड़ा सा लुक़मा अंदर उतारा। हसन अब तीसरा पराठा अपनी प्लेट में रख रहा था। ऑमलेट वो खा चुका था, अब सालन के साथ भरपूर इंसाफ करने का इरादा था। इसको वो पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़ा पुरजोश नजर आ रहा था। एक तो उसका जंगी वहशी खाने का अंदाज देखकर लारेब खोल रही थी, बाकी की कसर उसकी बात ने पूरी कर दी। हैरत से आंखें फाड़े वो कभी अनोखे लाडले को देख रही थी और कभी दादी को। ए मिस्टर, किचन में कौन सोता है? दादी ने इस बात पर ज़रा ध्यान न दिया, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मियाँ मिट्ठू की तरफ था कि वो चूरी ठीक तरह से खा रहा है या नहीं। लारेब की जान जल गई थी। क्या था अगर दादी उसकी हमायत में चंद जुमले बोल देती कि किचन में भला कौन सोता है, तुमने ही अभी कहा है। लस्सी का गिलास पकड़ते हुए वो कदरे नज़ाकत से बोला कि दादी का लाडला हूँ। हद्दे अदब, ज़रा ध्यान और तमीज़ से, कोई गुस्ताखी ना हो। लारेब को उसके चेहरे पर छाया एहसास तफाखुर सख्त सीख पा कर देता था। दिल से बेख्तियार उसके लिए लाखों सलवातें निकलती थीं। वो अल्लाह से शिकवा करने लगती कि ऐ अल्लाह, काश मैं अकलौती पोती होती और उसकी टक्कर की लाडली, फिर इसका दिमाग ठिकाने लगाती। लारेब से छोटी 3 और बहनें थीं। अपनी जगह वो घर भर की लाडली भी थी। एक तो पहलोटी की औलाद, दूसरा बेहद खिदमत गुजार और ख्याल करने वाली। वो घर भर की आंखों का तारा थी। माँ बाप की वो जान, दादी का दिल और बहनों की बहुत फेवरेट आपी थी। मगर हसन के सामने उसे ये सब कुछ बहुत थोड़ा लगने लगता, तो उसे महसूस होता कि जो मुकाम हसन का है वो उसका नहीं, जो अहमियत उसे मिलती है वो इसे नहीं, जो प्यार वो दादी से समेट रहा है वो लारेब नहीं। बाकी सबके मामले में वो बर्दाश्त कर जाती थी कि हसन को सब बहुत अहमियत देते हैं, मगर दादी के लाड प्यार का बंटवारा लारेब की बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। अच्छा बंद करो ये बहस और हसन को नाश्ता सुकून से करने दो। हमेशा की तरह दादी ने उसकी हमायत का अलम बुलंद करते हुए लारेब को डिपटा तो वो दांत पीस कर रह गई। दिल की बहुत सी भड़ास दिल में ही रह गई, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मोटू, गधा, बदतमीज़ और न जाने क्या क्या अलकाबात से दिल ही दिल में हसन को नवाजती, घर के कामों में मशगूल हो गई, मगर गुस्सा फिर भी कम ना हुआ था। हसन रज़ा ख़ानदान का पहला बच्चा और सबसे बड़ा भी था। वो लारेब के ताया का बेटा था जो हैदराबाद में रहा करते थे। हसन ने ग्रेजुएशन तक तो तालीम अपने शहर में हासिल की, मगर आला तालीम के लिए उसे मजबूरन लाहौर का रुख करना पड़ा, तो यहाँ उसकी दादी का घर था। मन तो मुरादों से मांगा हसन सबका ही बहुत प्यारा था। सो बचपन से ही वो हर छोटे बड़े का मंजूर नज़र था, और इस मंजूर नज़र होने की एक ख़ास वजह ये भी थी कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। हसन भाई, आइसक्रीम खिलाने ले चलें। लारेब से छोटी अंबर फरमाइश करती तो वो फ़ौरन तैयार हो जाता। हसन भाई, कल मेरी वैन नहीं आएगी, आप मुझे कॉलेज छोड़ाएंगे? ये फरवा थी जो अंबर से छोटी थी। हसन भाई, मेरे साथ लूडो खेलेंगे? कोई भी आपी मुझे कंपनी नहीं दे रही। ये सबसे छोटी गुड़िया लाइबा की लाड भरी दरख्वास्त होती, जिसे हसन बगैर किसी ड्रामेबाजी और चूं चा के पूरी कर देता। वैसे भी वो अकलौता था, उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी, सो दादी के घर में उसे छोटी बहनें भी मिल गई थी। लारेब तकरीबन उसकी हम उम्र थी, जिसके साथ उसकी बिल्कुल ना बनती थी। कोई सौदा सल्फ मंगवाना है तो बता दिया करूं। वो यूं एहतराम से मुखातिब होता कि जैसे वो उससे 10 साल बड़ी हो। नहीं जी, शुक्रिया। लारेब हमेशा ही उसकी शाइस्तगी का जवाब दुरुस्तगी से देती थी। ये आइसक्रीम आपके लिए। वो सब आइसक्रीम खाने गए तो वापसी पर हसन लारेब के लिए आइसक्रीम ना लाना भूलता था। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं, वो रुखाई से जवाब देती। वैसे आइसक्रीम खानी चाहिए, इससे दिमाग की गर्मी दूर हो जाती है। हसन के इस मज़ाक पर जहाँ सारा घर दादी समेत लुत्फ़अंदोज़ होता, वहाँ लारेब बल खा कर रह जाती थी। लारेब को हसन सख्त नापसंद था। इसकी 2 वजूहात थीं। एक तो दादी का लाडला, दूसरा उसकी बेतहाशा खाने की आदत। उसे हर 1 घंटे बाद भूख लग जाया करती थी। किचन का मुकम्मल इंतज़ाम लारेब के हाथ में था, इसलिए हसन के आने से
اس की किचन की ड्यूटी डबल हो जाती थी। दोपहर के खाने में क्या पक रहा है? अभी नाश्ते से फारिग होकर लारेब की कमर भी सीधी नहीं हुई थी कि फ़ौरन दोपहर के खाने की फ़िक्र हो गई थी। मेरा सर। किचन की धुलाई, बर्तन समेटती लारेब जलकर जवाब देती, आपका सर? ये कोई न्यू डिश लगती है, मैंने पहले टेस्ट नहीं की। उसे शायद लारेब को चिढ़ाकर मज़ा आता था, इसलिए वो उसकी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेता था और ना ही वो बरहम होता था। मुस्कुराना तो जैसे उसकी आदत थी और खुश इखलाकी उसकी फितरत। वैसे भी हल्के फुल्के मज़ाक से अल्लाह की मखलूक को खुश करने को वो इबादत समझता था। उसके आने से घर में रौनक हो जाती थी। कभी दादी का दिल बहलाता तो कभी चचा चची के साथ गपशप करता और कभी फरवा, अंबर और लाइबा को चुटकुले सुनाता। मगर लारेब उससे हमेशा सर्द मोहरी से मिलती, जिसको वो कभी दिल से महसूस नहीं करता था बल्कि उसको इंजॉय करता था। आज लाजमी ये डिश दोपहर को पकाइएगा, मैं ज़रूर खाऊंगा। वो एक हाथ में चिप्स का पैकेट और दूसरे में जूस का डब्बा पकड़े आवाज़ लगाता तो लारेब उसे घूरना नहीं भूलती थी। उसकी कोशिश होती थी कि वहाँ से हट जाए जहाँ हसन हो। पेटू ना हो तो खा खा के गैंडा बन गया है, मगर मिजाल है जो कभी फाका करे। उसके आने पर घर में खाने का खूब एहतमाम होता था, जिसका ख़ास हुक्म दादी की तरफ से होता था और लारेब ये हुक्म टाल नहीं सकती थी। अगर टालती तो बुरी बनती और बुरा बनना उसे हसन के मुकाबले में किसी तरह मंजूर न था और ना ही कबूल। हसन खाने पीने का बहुत शौकीन था। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहने से उसका वज़न बढ़ गया था। शक्ल सूरत का अच्छा होने के बावजूद ये मोटापा हसन की शख्सियत को कुछ दबा सा देता था। लारेब को उसकी यही आदत पसंद नहीं थी। उसे मोटे लोगों से सख्त नफ़रत थी। लारेब, आलू बुखारे की चटनी रखी है घर में? लारेब थक थका कर किचन समेट कर सोने के लिए कमरे में जा रही थी कि हसन एकदम से वारिद हुआ। पेट पे हाथ रखे और चेहरा अजीबोगरीब जाविये बना रहा था। किसी हद तक लारेब को तशवीश हुई, मगर वजह जानकर उससे सख्त गुस्सा आया। क्यों? चटनी क्या करनी है? गर्मियों के दिनों में दादी की फरमाइश पर लारेब लाजमी कोई ना कोई चटनी बना कर रखती थी। कभी आलू बुखारे की, कभी आम की चटनी। दादी को खाने के बाद खट्टी मीठी चटनी खाने की शुरू से आदत थी। वो कहती थी इससे हाजमा होता है, खाने को हज़म करने में आसानी होती है। दादी की ज़रूरत और पसंदीदगी देखते हुए लारेब ने नित नई चटनियाँ बनाना सीख ली थी। वो बस ज़रा सीने में जलन हो रही है। सीने पर बेचैनी से हाथ फेरते हुए हसन ने असल बात बताई तो लारेब पेचो ताप खा कर रह गई। पेटू, कभी वॉक भी कर लिया करो। दिल तो चाह रहा था कि मुंह फाड़ कर ये बात कहकर उसकी जलन में और इजाफा कर दे, मगर खुद को बदले हाजिरी से रोक लिया। उसे हसन की इस आदत से भी चिढ़ थी कि अगर बदहज़मी भी हो जाती तो कुछ न कुछ खाने को ही मांगता। तभी तबीयत ख़राबी में भी ज़बान का चटखारा नहीं छूटता था। इस वक्त तो मेरे पास ये सिरप है बदहज़मी दूर करने का, ये पिएं और जाएं लंबी तान कर सो जाएं। बल्कि कोशिश करें सुबह नाश्ते की जगह फाका कर लें, उम्मीद है अब फाका होगा। एक चुभती हुई निगाह उसके भरे भरे बदन पर डालती हुई वो चली गई। काम कर करके मेरी अपनी चटनी बन गई है और जनाब आ गए हैं हाजमा दुरुस्त करने के लिए चटनी मांगने। हसन का वजूद उसने बहुत मुश्किल से इस घर में बर्दाश्त किया था, बल्कि समझौता किया था, मगर दिल ही दिल में दुआ की थी कि जल्द अज जल्द इसकी तालीम मुकम्मल हो और वो यहाँ से शक्ल गुम करे। आप हैदराबाद कब वापस जा रहे हैं? लारेब ख़ास तौर पर हसन की फरमाइश पर मटन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और शाही कबाब तल रही थी। लाडले पोते ने दादी की गोद में सर रखते हुए मज़ीद लाड बघारा था। दादी, काफ़ी दिन हो गए, कोई मज़े की चीज़ नहीं पकी घर में। यकीनन वो मुखातिब दादी से ही था, मगर सुना लारेब को रहा था। लारेब के रद्द अमल पर उसे सख्त हंसी आती थी। लारेब जो दादी के कमरे की सफाई करने के लिए वहीं मौजूद थी, उसकी बात सुनकर नफ़रत से आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। हर रोज़ कोई ना कोई नई डिश की फरमाइश की जाती और अब भी मौसूफ फरमा रहे थे कि मज़े की चीज़ नहीं खाई। लारेब को यही बात ताव दिलाती थी कि हसन की तान हर वक्त खाने पर ही क्यों टूटती थी। हर पल बस खाना और हर लम्हे ही खाना। हसन के बच्चे, तुम्हारे लिए अब एक ही मज़े की चीज़ बची है और वो है मेरे पास तुम्हारे लिए डंडा। वो दिल में बड़बड़ाई। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं?
टोकरी से सुर्ख ताज़ा गाजर निकाल कर कचर कचर खाते हुए वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया तो लारेब को उसकी मुस्कुराहट आम न लगी। नहीं, वैसे ही बिरयानी को दम पर रखते हुए उसने हसन पर नागवार सी निगाह डालते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो आप उदास हो रही हैं। एक तो हसन की मायने खेज मुस्कुराहट और उदास लफ्ज़ इस्तेमाल करके लारेब का दिमाग प्रेशर कुकर बन गया था, जिसकी सीटी की आवाज़ पूरे घर में शोर मचाने लगी थी। मैं और उदास, वो भी तुम जैसे पेटू के लिए? नो, नेवर। दिल में बड़बड़ाते हुए एक खा जाने वाली निगाह हसन पर डाली। मैं तो 100 शुक्राने के नफल अदा करूंगी जिस दिन ये पेटू इस घर से जाएगा। गाजर खाता हसन लारेब को तपा गया। उफ तोबा, 1 मिनट के लिए भी ये शख्स खाने से हाथ नहीं रोकता। और फिर वो दिन आ ही गया जब हसन के जाने का वक्त आ गया। मगर जाते हुए वो लारेब के लिए अफसोस और पछतावे छोड़ गया था। हसन बचपन से ही दिल में लारेब को पसंद करता था, जिसका इजहार उसने दादी के सामने किया तो वो खुशी से निहाल हो गई। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था? उनकी लाडली पोती उनके लाडले पोते की दुल्हन बनती। मगर ये सुनकर लारेब का दिमाग भग से उड़ गया था। मैं उस पेटू से कभी शादी नहीं करूँगी। इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूँ। दुबली पतली खूबसूरत सडोल बदन, दिलकश नकुश वाली लारेब को मोटे लोगों से सख्त नफरत थी। उसका एक आइडियल था, स्लिम, स्मार्ट और हैंडसम शरीके हयात, जिसके साथ वो चले तो ज़माना उसकी हंसी ना उड़ाए, उसके कपल पर फिक्रे ना कसे जाएं। और हसन तो कहीं से भी उसका आइडियल ना था, वो तो बिल्कुल उसके आइडियल के मुत्तज़ाद था। क्या दुनिया में हैंडसम स्मार्ट लोगों का काल पड़ गया है? जो मेरे हिस्से में ये बेहंगम और पेटू हसन आया है। वो घर के बड़ों के आगे तो कुछ ना बोल सकी, मगर छोटी बहनों के सामने खूब दिल की भड़ास निकाली। आपी ज़रा से भरे भरे बदन के मालिक हैं हसन भाई, मगर इतने बुरे भी नहीं लगते जो आप यूं खफा हो रही हैं। लाइबा को लारेब का तबसरा बिल्कुल ना भाया था। कम हो या ज़्यादा, मोटा आदमी मोटा ही कहलाता है। लारेब को बहन की हिमायत बिल्कुल ना अच्छी लगी। मोटे हैं तो क्या हुआ, दिल तो हीरा है ना। फरवा तो सदा की दीवानी थी अपने हसन भाई की। वो हसन की बातनी खूबसूरती की मोतरिफ थी। दिल तो अंदर होता है, भला उसे कौन देखता है? नज़र तो पहले ज़ाहिर पर पड़ती है, और ज़ाहिर में वो शख्स मुझे बेडौल भद्दा ही नज़र आता है, जिसके नाम को मैं अपने नाम के साथ लगवा कर दुनिया में मेरा सिर्फ तमाशा ही बन सकता है। लारेब को किसी की दलील कायल नहीं कर रही थी। आपी, आप हसन भाई को ठुकरा कर पछताएंगी। अंबर ने भी बहन को कायल करना चाहा। माफ़ करो तुम सब मुझे, ऐसे शख्स की बीवी बनकर मैं सिर्फ पछता ही सकती हूँ। लारेब के लहजे में हसन के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। वो कपड़े धोने के लिए बाहर निकली कि दरवाजे के बाहर उसका सामना उस शख्स से हो गया जो मोटा और भद्दा था, बेहंगम और बेडोल बदन का मालिक था, जिसके साथ लारेब के लिए बाइस शर्म था। दोनों की नज़रें मिली तो लारेब ने पहली बार हसन को उदास देखा, वरना वो तो हमेशा मुस्कुराता रहता था, मगर आज उसकी आंखों में भी दुख लहरा रहा था। ओह, तो इसने मेरी बातें सुन ली। लारेब को एक पल के लिए बेचैनी हुई, मगर अगले लम्हे नफ़रत ने गलबा पा लिया। मेरी बला से वो सर झटकते हुए आगे बढ़ गई, ये सोचे बगैर कि उसकी बातों ने किसी मासूम से शख्स को कितना हर्ट किया था। किसी की तज़हीक हुई थी। उस वक्त तो लारेब ने बिल्कुल ना सोचा कि किसी का दिल दुखा था। सिर्फ हसन के ज़ाहिर को देखकर उसको ठुकराया था, मगर जब अपना दिल दुखा तो उसे एहसास हुआ कि कितनी अजियत होती है जब दिल टूटता है। ठुकराया जाना इंसान को तोड़ कर रख देता है। हसन तालीम मुकम्मल करने के बाद खामोशी से चला गया था। उसे बहुत आला मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की ऑफ़र हुई थी, इसलिए आनन फानन हैदराबाद जाना पड़ गया था। लारेब के हवाले से जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, वो बात बीच में ही रह गई थी। उसने किसी से भी जिक्र नहीं किया था कि लारेब उसे नापसंद करती है। उसने इस बारे में दादी से भी कोई बात ना की। दादी को पहली बार हसन से बदगुमानी हुई कि चंद दिनों के लिए लारेब अच्छी लगी तो कह दिया, अब ये जा वो जा। हसन ने इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो नहीं चाहता था कि बड़ों को लारेब की सोच पता चले और
اس کی بے عزتی ہو، کیونکہ لاریب اس حوالے سے بہت حساس تھی کہ جب اسے برا سمجھیں اور حسن کی واہ واہ ہو۔ حسن کو لاریب کی خاطر دادی کی بدگمانی بھی منظور تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے لاڈلے سے ناراض ہو گئی تھی۔ بجائے کہ ماں باپ کو رشتے کے لیے بھیجتا، مگر اس نے تو جیسے چپ سادھ لی تھی۔ حسن کی طرف سے مایوس ہو کر چچا چچی نے لاریب کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے لیے جو رشتہ آیا وہ ہر لحاظ سے لاریب کا آئیڈیل تھا۔ ہینڈسم، اسمارٹ، ویل ڈریس، پڑھا لکھا، کہاں یہ شہزادہ اور کہاں وہ تھیلا۔ لاریب کو ابھی بھی حسن نہیں بولا تھا، وہ اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اپنے آئیڈیل کو سامنے رکھ کر لاریب خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ لاریب سے چھوٹی امبر چائے کے لوازمات کی ٹرالی کھینچتی ہوئی اپنے دھیان میں اندر آئی تو لڑکیوں کی نگاہ کا مرکز بن گئی۔ لاریب نے ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ دیکھ لیے تو اندازہ ہو گیا کہ امبر انہیں پسند آ گئی ہے۔ لاریب کو چھوڑ کر انہوں نے امبر کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ پہلی بار لاریب کو اندازہ ہوا کہ ٹھکرائے جانے کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اسمارٹ اور سلیقہ مند تھی، مگر پھر بھی ٹھکرائی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس وجہ سے ٹھکرایا گیا تھا، کیا کمی تھی اس میں۔ زندگی میں پہلی بار وہ شدت سے روئی تھی، اپنی ہی نظر میں بے وقت ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلے جو آئینہ قلب کو دھونے لگے تو اس آئینے میں ایک چہرہ نظر آیا، اداس اور بجھا بجھا سا۔ حسن جاتے ہوئے بہت دکھی تھا۔ اسے لاریب سے اتنی سختی کی امید نہیں تھی، مگر لاریب کو اس کے دکھ کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ جاتے ہوئے بھی اس کا مذاق اڑاتی رہی تھی۔ ناشتہ کیا کریں گے؟ لاریب نے آخری بار اس سے پوچھا تھا۔ بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنا کپڑوں کا بیگ تیار کر رہا تھا اور انتہائی مصروف تھا۔ ارے آپ کو بھوک نہیں؟ یہ تو کمال ہو گیا۔ لاریب کو بے تحاشا ہنسی آئی تھی۔ یا اللہ خیر، آج سورج کہیں مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ لاریب ہنوز غیر سنجیدہ تھی، شاید بلا سر سے ٹل جانے کی خوشی تھی۔ کچھ کھا لیں ورنہ سفر کے دوران اگر آپ کمزوری سے بے ہوش ہو گئے تو دادی تو میرا حشر کر دیں گی۔ لاریب کے مذاق پر بھی وہ خاموش رہا۔ اگر کہیں تو 10 پراٹھے، 1 دیگچی قورمہ، 1 ڈونگا فروٹ رائفل اور 5-6 سینڈوچ سفر کے لیے ساتھ دے دوں، کہیں راستے میں بی پی لو نہ ہو جائے۔ وہ مسلسل اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ حسن نے کچھ کہے بغیر بیگ اٹھایا اور سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ آج اپنا دل دکھا تو لاریب کو بے اختیار حسن یاد آیا تھا، جس سے اس نے معذرت تک نہ کی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے حسن کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ لڑکے والوں نے جلدی مچائی تو امبر کی شادی طے کرنی پڑ گئی۔ پورا خاندان فنکشن میں شریک تھا سوائے حسن کے۔ اسے آفس سے بڑی مشکل سے چھٹی ملی تھی۔ جی آج اگر نہ آیا تو پھر میں مرتے دم تک بات نہ کروں گی۔ دادی نے بہت عرصہ ہوا اپنے لاڈلے کو نہیں دیکھا تھا، سو بے حد خفا تھی۔ حسن کو گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس دوران وہ ایک بار بھی نہ آیا تھا، بس فون پر خیریت معلوم کر لی جاتی۔ حسن کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ انسان جس سے محبت کرے اسی کے ہاتھوں ٹھکرایا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ دل کی حالت پر لاریب اندر ہی اندر چور بن جاتی تھی۔ اصل وجہ سے تو وہی واقف تھی۔ ایسا بدھو لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دادی بڑبڑا رہی تھی اور آنکھیں بے چینی سے اس کی منتظر تھیں، اور آخر وہ بدھو آ ہی گیا جس سے دادی دل سے تو کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لاریب اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ اس کو احساس تھا کہ اس نے ہمیشہ حسن کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا تھا۔ حالانکہ وہ تو سادہ سا انسان تھا، خوش رہتا تھا اور خوش رکھتا تھا، مگر لاریب کو اس میں خامیاں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ حسن ہی تھا جس نے سب کی نظروں میں خود کو برا بنا لیا تھا، مگر لاریب پر کوئی بات نہ آنے دی تھی۔ سارے خاندان میں یہی چرچا رہا کہ حسن کے تو مزاج ہی نہیں ملتے کہ لاریب جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہا ہے، مگر حسن اس معاملے میں مکمل خاموش تھا، جبکہ لاریب اس خاموشی کی وجہ جانتی تھی۔ حسن، ناراض ہیں آپ؟ ضمیر کا بوجھ بڑھا تو وہ رہ نہ پائی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ بہت سمارٹ اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ لاریب کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا تھا۔ جس نے حسن کو اکثر غبارہ اور تھیلا کہا تھا وہ اب نوکری کرنے لگا تھا، ساتھ ہی واک اور ورزش کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ جم جوائن کر کے اس کا بے ڈول جسم سڈول ہو گیا تھا۔ لاریب اس سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ حسن نے ایک گہری نگاہ لاریب کے ملول و اداس چہرے پر ڈالی۔ اس نے تو ہمیشہ لاریب کے تیکھے تیور ہی دیکھے تھے، نہیں تو؟ مختصر جواب دے کر وہ شان بے نیازی سے باہر نکل گیا۔
हर किसी से वो खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। हसन की सीरत के तो पहले ही सब मुतरिफ थे, अब उसकी शख्सियत का बदलाव सबको ही भाया था। वो सिर्फ लारेब को नज़रअंदाज कर रहा था। दूसरों के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर लारेब जेलस हो जाती थी। पहले वो बात करता था तो लारेब नज़रअंदाज कर देती थी। वो उससे हंसी मजाक करता तो लारेब हमेशा जली कटी सुनाती। लारेब का दिल भर आया था, अपनी बदसलूकी पर आंसू बहने लगे थे। कभी कभी इंसान अपनी बेवकूफ़ी और कमकली में बहुत कुछ खो देता है। अरे तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? दादी ने उसको रोते देखा तो हैरान हुई। वो दादी के सीने से लगकर उन्हें सब बताती चली गई कि उसने हसन का दिल दुखाया था। ये लारेब, तूने क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बेचारा मुंह से कुछ ना बोला, सारी लान तान खुद ही बर्दाश्त कर ली। दादी, मुझे एहसास है, ना समझी में ऐसा हुआ, मुझे माफ़ कर दें। लारेब दिल से शर्मिंदा थी। अरे खाना पीना कोई बुरी बात नहीं, बस बच्चा ज़रा खुश होकर खाता है। जैसे ही जिम्मेदारी सर पर पड़ती है तो इंसान के अंदर तवाज़ुन और एतदाल पैदा हो जाता है। मगर मेरे बच्चे में इसके सिवा तो कोई बुराई नहीं थी। हंसमुख, हमदर्द, खुश इखलाक, और तुम्हें क्या चाहिए? सबसे बढ़कर तुझे चाहता भी था। दादी की बातें उसे मजीद शर्मिंदा कर रही थीं। फिर दादी ने ना जाने कैसे पोती का दिफा किया कि हसन को लारेब की हालत पर रहम आ ही गया। तो फिर ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया ना? हसन की बेइतनाई उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। उसका एक एक आंसू बता रहा था कि वो अपने सलूक पर शर्मिंदा है। लारेब चाहती थी कि हसन लड़े झगड़े शिकवे करे, मगर चुपकी मार ना मारे। नहीं लारेब, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हर्ट ज़रूर हुआ था, मगर इंसान जिसके लिए सब नाराज़ी मोल ले, वो उससे कभी भी नाराज़ नहीं होता। हसन की निगाहों में उसका अक्स झिलमिला रहा था। लारेब के दिल में हसन का मकाम और बुलंद हो गया था। वो सचमुच दिल का बहुत खूबसूरत इंसान था। चाहता तो वो भी लारेब से अपनी बेइज्जती का बदला लेता, मगर उसने लारेब को माफ़ करके अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था। एक ठोकर ने उसे सिखा दिया था कि असल खूबसूरती तो इंसान के अंदर होती है। हसन ही उसका असल में आइडियल था। ज़ाहिर में वक्त गुजरने के साथ तब्दीली आती रहती है, मगर असल खूबसूरती तो बातिन में पोशीदा होती है। बातिन सुथरा और खूबसूरत होना चाहिए। लारेब दिलो जान से हसन का नाम अपने नाम के साथ देखने की आरज़ूमंद थी। दादी ने हसन से अपनी नाराज़ी इसी शर्त पर ख़त्म की थी कि वो लारेब से शादी कर ले। और भला हसन को क्या एतराज़ हो सकता था? उसने भी लारेब के लिए यही सज़ा तजवीज़ की थी, वो भी उम्र कैद की शक्ल में। लारेब को ये सज़ा कबूल थी। बड़ी मुश्किल से अपना वज़न कम किया है लारेब। अब शादी के बाद मज़े मज़े के खाने खिलाकर मेरी डाइटिंग ख़राब ना कर देना। वो शरारत से बोला तो रोती हुई लारेब भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गई थी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।